Hello, my dear students. Welcome to all of you in your online classes. I'm Himanshu Misra, your physics teacher. Students, as we have started the first unit, electric field and charges, now we are in 8th video. I think this is the 8th video of this particular unit. And previous videos we have discussed a lot of concepts. So please watch them first, then watch it again. आप इसको फिर से देखें, पहले आप उनको जरूर क्लियर करें, बिकॉज द एवरी वीडियो हैव सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको आगे बार बार यूज होने को देखने को मिलेंगे। कि हो सकता है कि मैं कोई एक ऐसी बात बोलूं जो प्रीवियस वीडियो में बताई जा चुकी है। देन ईच एंड एवरी वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सभी वीडियोस देखिए एंड मेक प्रॉपर नोट्स, बिकॉज नोट्स आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है। जब आपके पास अपनी प्यारी सी नोट्स होती है तो एग्जाम टाइम में आप बहुत इजीली प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो नोट्स भी बनाएं, और अगर कहीं किसी वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आप ये देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व हो गई। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में जो हमें करना है। इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने बेटे न्यूमेरिकल्स किए थे, और कूलम्ब्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स एक्चुअली हम लोग को बहुत परेशान करते हैं, मैंने उन्हीं न्यूमेरिकल्स को लिया। कुछ चीजें न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है, आप उसे करिएगा, और अगर नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ दो चीजों को मैं आप बताऊंगा, पहले बताना चाह रहा हूं। एक मैंने ग्राफ डिस्कस किया था, फोर्स वर्सेस 1/r² का ग्राफ। एक ग्राफ आपको और मिलेगा जो आता है, अक्सर पूछता है, F वर्सेस R ग्राफ फॉर कूलम्ब्स लॉ। तो पहले हम लोग वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे। तो हेडिंग करिए या नोट में हेडिंग कर लीजिए, कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ आपको प्लॉट करना है। एक तो आपने ये प्लॉट किया था F वर्सेस 1/r²। तो ये तो आपने देखा था कि आपका स्ट्रेट लाइन आपको मिला था इस तरीके से। लेकिन ये भी ग्राफ पूछता है, देखिए, तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स का, कूलम्ब फोर्स का, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² है कि नहीं। अच्छा, अगर हमने दो चार्जेस फिक्स्ड कर दिए तो कौन सी क्वांटिटी अब हमारे पास क्या होगा, 1/4πε0 कांस्टेंट है बेटे। Q1 Q2 हमने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए Q1 को फिक्स कर दिया और Q2 को मैं अलग अलग पॉइंट्स पर रखते जा रहा हूँ। तो आपकी चार्जेस भी फिक्स्ड हो गई, बट उनके बीच का डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि हम बारी बारी से वैरी करेंगे। ये कभी एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे, कभी यहाँ लेंगे, इस तरीके से ढेर सारे पॉइंट्स पर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। यानी यहाँ पर जो F का फोर्स का वेरिएशन है, फोर्स की जो चेंज होने की नेचर है, वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इस पर्टिकुलर बात में R पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर इफ Q1 Q2 आर फिक्स्ड एंड डिस्टेंस इज वेरीड, ऐसे कर लीजिए, एंड डिस्टेंस इज वेरीड, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा बेटे वो 1/r² पर प्रोपोर्शनैलिटी दिखेगी। तब आपका जो ग्राफ बनेगा, इस केस में जो हमारा ग्राफ आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इस एक्सिस पर फोर्स ले लीजिए, इस एक्सिस पर R। थोड़ा सा ये डीपर होके आपको ऐसे जाता हुआ सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको ये F वर्सेस R को शो कर रहा है। और इसी ग्राफ को अगर आपने F वर्सेस 1/r², मतलब इस एक्सिस पे हमने 1/r² रखा था तो स्ट्रेट लाइन देखा था। तो आप इस बात का ध्यान रखें, दोनों पूछे जाते हैं, बोर्ड्स एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं, और आपको ऐसे बार बार ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई आप इसके लिए तैयार रहें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऑफ
forces. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो बेटे अभी तक हम लोगों ने ये बात किया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा होगा। इफ वी हैव गिवन टू चार्जेस देन द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, ये हमें पता लग गया और हमने इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस किए। उसी में आपका ये क्या आता है कि व्हेन वी हैव गिवन द ग्रुप ऑफ चार्जेस, फॉर एग्जांपल if we have a system there and in this system there are many charges like this. Okay, अगर इस तरीके से चार्जेस दिए गए हैं तो किसी एक पर अगर हमें फोर्स निकालना है और टोटल चार्जेस की वजह से किसी एक पे फोर्स निकालना है, फॉर एग्जांपल इस चार्ज पर हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो देखिए ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, यानी सारे चार्जेस इस पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बताता है कि आप क्या करिए, पहले इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्सेस निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लिया, इस चार्ज पर इसके ऊपर फोर्स निकाल लिया, यानी सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली फोर्स आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद उसका सम कर दीजिए। अब सम करने के दौरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज व्हेन वी सम क्वांटिटीज, तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत होती है द क्वांटिटीज आर स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी बात। तो दैट इज वाई व्हेन वी एड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चार्जेस वी हैव टू फॉलो द वेक्टोरियल मेथड। हमें वेक्टर्स का मेथड फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी एड अप देम चार्जेस, वी एड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्जेस बाय वेक्टर मेथड। वेक्टर समेशन का रूल लेंगे, ओके, जिसमें आपने ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल्स वगैरह पढ़े थे क्लास 11 में, तो उसी तरीके से हम यहाँ फॉलो करेंगे और नेट फोर्स इस पर्टिकुलर चार्ज पे कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग द फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस इन वेक्टर सम मेथड। तो वेक्टर सम मेथड का यूज करते हुए सभी फोर्सेस को हम इस पर लगने वाले फोर्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एंड दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोले या फोर्सेस बोल दें। चलिए तो इसका स्टेटमेंट लिखा जाए। अकॉर्डिंग टू this principle, net force acting on a charge due to group of charge, due to given group of charge charges is always equal to vector sum of all the forces applied by individual charges on it. This is called आई थिंक यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं वीडियो आप 5 सेकंड का मैं वक्त दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। ओके, चलिए
कैसे लिख सकते हैं बेटे? लेट देयर आर द चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn। हमारे पास चार्जेस क्या है? Q3, Q1, Q2, Q3, Q1 है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, और इसी तरीके से आपके पास ढेर सारे चार्जेस हैं। आप मान लीजिए किसी एक चार्ज Qi पर या Q1 पर फोर्स लगाना चाह रहे हैं, तो पहले आप इसकी वजह से इस पे लगा देखेंगे, इसकी वजह से देखेंगे, सारी फोर्स चार्जेस आप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सबका क्या कर लेंगे? वेक्टर सम कर देंगे। सपोज कर लीजिए ये F1 फोर्स लगा रहा है, ये F2 फोर्स लगा रहा है, ये F3 फोर्स लगा रहा है, इस तरीके से ये फोर्सेस लगा रहे हैं, तो सारे फोर्सेस का क्या कर दें? सब वेक्टर सम कर दे बेटे। वेक्टर सम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्स। देन नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू, यहाँ पे F आपका नेट फोर्स है, F1 मतलब किसी चार्ज की वजह से, F2 आपका तीसरा फोर्स F3 डॉट 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 Fn। n चार्जेस हम लोगों ने सपोज किया है, तो इस तरीके से आपके पास फोर्स आएगा। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। चलिए, अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट हमें ध्यान देना है कि कूलम्स लॉ का फॉर्म क्या होगा अगर वो चार्जेस को हम क्या कर दें, जो Q1, Q2 चार्जेस है उनको हम किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस से जोड़ दें या किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख दें। फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ when charges are other than origin। ये आपकी हेडिंग रहेगी। चलिए, तो बेटे हमारे पास सपोज कर लीजिए ये XYZ एक्सेसेस हैं, है ना, और हमने चार्जेस कहीं यहां पर ले लिया, एक Q1 और यहां पे ले लिया Q2। ये Q1 चार्ज है जिसकी पोजीशन वेक्टर R1 है, और ये हमारी क्या है? Q2 चार्ज है और इसकी पोजीशन वेक्टर सपोज कर लीजिए R2 है। ठीक है, तो हमें जब कूलम्स लॉ लगाते हैं तो कूलम्स लॉ में हम ये देखते हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा। अब हमें इस वेक्टर को फाइंड करना होगा। तो अगर आप ये डायग्राम लेते हैं, या आप चाहे ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे ऐसे भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे ले रहा हूं। तो अगर आप देखें, ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये इस तरीके से एक वेक्टर बना हुआ है और ये यहाँ पर आपका कोई वेक्टर ऐसे है। तो इसे आप क्या कर लीजिए? ट्राइंगल मेथड से ले लीजिए। ये R1 सपोज कर लीजिए, ये R सपोज कर लीजिए, ये R2 सपोज कर रहे हैं हम लोग। तो वेक्टर ट्राइंगल रूल से आपको क्या मिलेगा? ट्राइंगल के वेक्टर रूल से, दैट मीन्स वेक्टर ट्राइंगल रूल, उससे क्या मिलेगा कि आपका R1 और R को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? R2 मिलेगा। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? R इज इक्वल टू आ जाएगा R2 माइनस R1, आएगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है वो R है, और R कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1 होगा। अच्छा, ये आप अपनी कॉपी में इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे चलता हूँ। अब बेटे जब हमें वेक्टर पता लग गया R2 माइनस R1 इनके बीच का पोजीशन वेक्टर्स का, तो हम इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। क्या? R आपकी क्या है भाई? R2 माइनस R1, मतलब मॉडुलस मतलब इसकी वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड की कितनी एक्चुअल में डिस्टेंस है इनके बीच में। तो जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो इसे हम लोग मॉड ऑफ R2 माइनस R1 क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, चाहे आप विदाउट R भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कूलम्स लॉ का फॉर्म क्या होता है भाई? कूलम्स लॉ हमें पता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देते हैं 1/4πε0 Q1 Q2
यहाँ पे अब हमें ये लिखना है मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा इसको देखें। R2 माइनस R1 हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? हमने ये देखा था कि हम यूनिट इसे जब वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो याद होगा कि ऐसे लिखे थे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप यूनिट वेक्टर। तो यहाँ यूनिट वेक्टर हम लोग क्या कर लेंगे, हमने R2 माइनस R1 को ऐसे लिखा था ना, R2 माइनस R1 यही वेक्टर था। अब इसी के मॉडुलस से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आर कैप को या वेक्टर ए कैप को हमने कैसे डिफाइन किया था, बताओ भाई, कि हम वेक्टर लेते थे और उसी के मॉडुलस से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ तो हमारा वेक्टर R2 माइनस R1 है और उसका मॉडुलस क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा कि नहीं होगा, मॉड ऑफ R2 माइनस R1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम इसमें प्लेस कर देंगे और आर स्क्वायर की जगह जैसे यहाँ पर ये था ऐसे पुट कर देंगे तो हमारा दूसरा फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जैसे हम लोग बेटे यहाँ पे मॉड ऑफ R2 माइनस R1 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके का क्वांटिटी, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, आप चाहे इसको मिटा के पावर 3 कर दीजिए तो अगली लाइन में आप ये कर लेंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। अब इसकी क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। जैसे आपको कह दिया कि एक हमारे पास स्क्वायर है, मान लीजिए स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे चार्जेस प्लेस कर दिया गया और कह दिया कि सेंटर पे रखे किसी चार्ज पर आप क्या करिए, फोर्स निकालिए। तो आप देखिए इंडिविजुअल चार्जेस पहले जो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से इसके, इस वजह से, मतलब चारों चार्जेस की वजह से इस पर्टिकुलर सेंटर पे रखे हुए चार्ज पर फोर्स निकालेंगे और फिर वेक्टर सम कर देंगे। यहाँ हमारे पास क्या होगा, एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के कॉर्नर पे चार्जेस रखे होंगे, वर्टेक्स पे चार्जेस रखे होंगे Q1 Q2 और Q3। क्वेश्चन ये कह देगा कि आप Q1 और Q2 की या Q3 पर किसी भी एक वर्टेक्स पर, चाहे इस पर चाहे इस पर चाहे इस पर, किसी एक वर्टेक्स पे किसी भी एक कॉर्नर पे रखे चार्ज पर नेट फोर्स निकालेंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, बट आपको अभी आइडिया दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, फिर इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, फिर बेटे उनका वेक्टर सम कर देंगे तो हमें नेट फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस दिया है जिसकी वजह से हम नेट फोर्स क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए अब मैं कूलम्स लॉ को आज यहाँ पर आपके लिए वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। इसके न्यूमेरिकल मैं अगली वीडियो में और करूंगा, इसलिए यहाँ पे पहले मैं आज इसको पहले फिनिश कर दूं। तो ये आपकी आती है प्रॉपर्टी ऑफ द कूलम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी बेटे आपने ये पढ़ा कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कूलम्स फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो आप कूलम फोर्स के बारे में लिख सकते हैं, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। दूसरा बेटे याद रखिएगा, यहाँ पे
कि हमेशा ये Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन पर आपको वैलिड होगा। जैसे Q1 यहां पर रखा है, Q2 यहां पर, देन इफ यू ट्राई टू फाइंड द फोर्स सम पॉइंट एट हियर, तो ये आपको हमेशा मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा आपको इनके द्वारा जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उस पर वैलिड होगा, ठीक है। अदर देन लाइन आपको ये फोर्स कहीं भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इट एक्ट्स ऑलवेज along the line joining by the charges। ये दूसरा पॉइंट है, इसको सब लोग नोट करते चलें, कोई भी पॉइंट छोड़े नहीं, एग्जाम में आपके लिए काम आएगा, न केवल आपके इस एग्जाम में, साथ ही साथ आपको IIT JEE और नीट के एग्जाम में भी इसका रोल है। तीसरा बेटे, ये उस मीडियम पर डिपेंड करता है, फोर्स की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है जिसमें चार्जेस रखे गए। अगर फ्री स्पेस है तो उस अलग तरीके का आपने फॉर्मूला देखा, 1/4πε0 देखा कांस्टेंट के रूप में, एंड इफ यू पुट द चार्जेस इन सम मीडियम देन यू पुट के इन डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। तो आपने के को रखा जब आपने फॉर्मूले में आपने चार्जेस को किसी मीडियम में रखा, 1/4πε0 के। इफ यू जस्ट रिमेम्बर द what I discussed in previous videos, जैसे मैंने पहले बताया है वैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम in which the charges is placed। तो उस मीडियम पे डिपेंड करता है जहां पर ये चार्जेस क्या की गई हैं, प्लेस की गई हैं बेटे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेटे ये आपकी क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स मींस व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल फोर्स? अगर आप देखें, आप एक डिस्टेंस ले लें, मान लीजिए जैसे Q1 Q2 पर चार्जेस पर हमने क्या किया, R डिस्टेंस पर रख दिया। अब इस चार्ज को मैं रोटेट करूंगा, रोटेट करके सर्कल बनाऊं या स्फीयर बनाऊं, मतलब R डिस्टेंस ही रखूं और Q1 Q2 चार्जेस फिक्स रखूं। इस तरीके से मैं Q1 Q2 को अलग अलग जगह पॉइंट पर रखूं, R ही डिस्टेंस पर रखूं, एक को फिक्स करके, तो फोर्सेस की वैल्यू कभी नहीं बदलती इनके बीच। यानी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने किस पोजीशन में रखा है, यानी ओरिएंटेशन क्या है इस बात पर डिपेंड नहीं करता कूलम फोर्स। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड व्हाट आर द अमाउंट ऑफ द चार्जेस। चार्जेस के अमाउंट क्या है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसे सेंट्रल फोर्स बोला जाता है बेटे। एंड अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस फोर्स इज 1/r²। इफ यू हैव ऑब्जर्व द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, देन you have seen that F is equal to m1m2 g m1m2 upon r²। This is the force gravitational force acting between two objects। तो ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है। देन देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स? दैट इज नथिंग बट 1/r²। These formulas have special characteristics, that is 1/r²। तो ऐसे फॉर्मूले को बेटे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले फॉर्मूले में कैटेगराइज कर दिया गया। दैट इज दे फॉलो 1/r² रूल। ओके, यानी डिस्टेंस का जो उनके साथ रिलेशन है वो ये है। ओके, तो हमारे कूलम्स लॉ एक कंजर्वेटिव आपकी सेंट्रल फोर्स है, अनदर इज इनवर्स स्क्वायर। इट इज सेंट्रल फोर्स, ये आपकी सेंट्रल फोर्स है बेटे। दूसरा इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। एंड लास्ट वन इट्स कंजर्वेटिव। ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आपकी ये 6 प्रॉपर्टी है कूलम फोर्स की, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
चलिए अब आगे चलते हैं, आज बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशन, दैट मीन्स वेयर कूलम्स लॉ इज नॉट अप्लाइड, दैट मीन्स लिमिटेशन। तो बेटे ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट मीन्स स्मॉलर चार्जेस, दैट मीन्स चार्ज विच है डायमेंशन वेरी बिग, वेरी स्मॉल। तो जिनके चार्जेस के डायमेंशन बहुत स्मॉल है, पॉइंट चार्जेस इसके लिए एप्लीकेबल है, बड़े चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये राइज करता है कि अर्थ पे जो चार्जेस हैं क्या उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटे। when you say that this is the point charge, then you see that the object is maybe small. Another aspects of saying small is that you are observing it from very large distance. For example, I watch this particular building. मैं इस बिल्डिंग को इस पोजीशन से देख रहा हूँ. I see this very large. But when I'm here, that means far distance from here, you may see that the object is now looking smaller. And if I take so much distance from here, then object will be smaller and smaller, so on. ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो कोई भी चीज पॉइंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम उसे कहां से देखते हैं। तो अगर मैं इसकी साइज से बहुत दूरी, इसकी साइज मान लीजिए 1 मीटर थी, मैं 50 मीटर की दूरी से देख रहा हूं इसको, तो इसकी साइज हो सकती है स्मॉलर दिखे, और डिस्टेंस से जाके देखूं तो और स्मॉलर दिखे। देन अ पॉइंट बिगर शेप कैन बी पॉइंट इफ वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर हमें दिखता भी नहीं और दिखता भी है तो बहुत स्मॉलर दिखता है, तो जुपिटर में बी कंसिडर एज अ पॉइंट चार्ज इफ द जुपिटर कंसिडर कैरीज सम चार्जेस। अगर जुपिटर पे कुछ बेटे चार्जेस हैं देन इट मे बी कंसिडर एज अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये मैटर करता है। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस। नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। तो जहां चार्जेस क्या है, स्कैटर्ड है, वहां हम इसको नहीं लगा पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। एंड अनदर वन इज इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज अ कंडीशन। व्हेन आई स्टार्टेड इट आई एक्सप्लेन्ड इट क्लियरली कि इसको कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया कि चार्जेस मस्ट बी इन स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक मीन्स रुके होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। कूलम्स लॉ इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके साथ भी ये कंडीशन बनती है कि चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी और स्टैटिक, या हम दूसरे शब्दों में कि चार्जेस मोशन में नहीं होने चाहिए, चाहे जैसे बोले, चार्जेस मस्ट बी एट स्टैटिक या मस्ट बी स्टैटिक। छोटा लिखा है, स्टैटिक का मतलब रुके हुए, स्थिर हुए। ओके, देन लास्ट वन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिएगा। जब हमने स्टार्ट किया था, या कूलम्स लॉ की बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड इफ द डिस्टेंस इज स्मॉलर देन फोर्स विल बी ग्रेटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R स्क्वायर। तो डिस्टेंस अगर दो चार्जेस के बीच में बेटे घटाई जाए तो यू विल ऑब्जर्व दैट द फोर्स विल बी ग्रेटर। क्लियर? और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं न्यूक्लियस के अंदर। देन न्यूक्लियस के अंदर आप देखते हैं कि प्रोटॉन, मैं दो ही प्रोटॉन की बात करूं, मान लीजिए प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या है, पास में है, इनके बीच में कैसा फोर्स होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए, एंड डिस्टेंस इज वेरी स्मॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -50 मीटर, बहुत छोटा है। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे कि हम लोग एक अपने हेयर के टुकड़े को लेते हैं, मान लीजिए हमारी बाल है, ये हमारा हेयर है, बड़ा मोटा सा नहीं है लेकिन ऐसा ही समझ लीजिए, मैंने एक निकाला और इसको मैं
कितनी बार? ऐसे 15 टाइम्स आप 0 लगाइए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। कितनी बार? 10 to the power 15 टाइम्स हमने इसको डिवाइड करना चाहा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो आपको जो एक पार्ट मिलेगा आफ्टर डिवाइडिंग सच अ लार्ज नंबर, डिवाइडिंग बाय लार्ज नंबर, तो आपको पता लगेगा कि दैट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस, वो ऑर्डर है न्यूक्लियस का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ स्मॉल न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस कितना स्मॉल है बेटे। एंड इतने छोटे डिस्टेंस पे भी हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन रहता है, देन द रिपल्सन विल बी स्ट्रॉन्गर। भाई इनके बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्सन स्ट्रांग होना चाहिए। तो सोचने वाली बात है कि हाउ कैन दे अपीयर इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही क्यों दिखते हैं? सोचने वाली बात है। बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सन के ये न्यूक्लियस में ही रहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में निकलना भी नहीं चाहता। देन योर आंसर इज मे बी, आपका जो सोचना हो सकता है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप दो मैग्नेट को पास में ले आते हो और सपोज करिए कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर उसको पलट के ले आए तो रिपेल भी करेगा। तो जब रिपेल करता है तो आप ले आते हो, उनको चिपका देते हो, तो क्या उनका रिपल्सन खत्म होता है? नहीं बेटे, आपने अपने मसल्स के, अपने हाथों के फोर्सेस से उसको क्या किया? स्ट्रांगली चिपका दिया। और जब चिपका दिया तो आपने ये देखा कि वो चिपके हुए हैं, तो क्या उनके बीच का जो रिपल्सन का फोर्स था वो खत्म हो गया? नहीं, जब तक आपने उसको चिपकाया हुआ है तब तक वो चिपके हुए, और जैसे आपने हाथ हटाया तो वो दूर हट गए। हटे कि नहीं? तो यहां से आपने ये क्या कंक्लूड किया कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे, कुछ यहाँ पे और फोर्स हो सकती है जो इस प्रोटॉन को क्या करती है? न्यूक्लियस में रखने के लिए बाध्य करती है, मजबूर करती है ना। और वो फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या कुलम्स फोर्स खत्म हो गया? तो आंसर है नहीं। वहां पे कुलम्स फोर्स है, बट उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके कंपैरिजन में वो फोर्स क्या है? बहुत ही स्मॉलर है। दैट इज वाई वी नेग्लेक्ट द कुलम्स फोर्स एट दिस लेवल। तो कुलम्स लॉ इस रीजन में नहीं लगाया जाता, यानी न्यूक्लियस के रीजन में नहीं लगाया जाता। तो कुलम्स लॉ कहां से कहां तक लगाया जा सकता है? न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी, ये दूरी से आप मतलब ये 10 to the power -10 से लेके आप कितनी दूरी तक भी चार्ज रख दो, कुलम्स लॉ काम करेगा, बट इसके लेवल में नहीं करेगा। इट इज वैलिड इन द रीजन of 10 to the power -10 मीटर टू इनफाइनाइट। तो इन दोनों, इस रीजन के बीच में ये क्या करता है? काम करता है बेटे। यहाँ पे मीटर है, याद रखिएगा, इतने दूरी तक ये काम करता है। इसके छोटे दूरी पर, स्मॉलर देन 10 to the power -10 मीटर, कुलम्स लॉ इज हैज नॉट गुड स्ट्रक्चर, कुछ फॉर्म नहीं होता उसका, इसलिए हम वहां पे नेग्लेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है तो प्लीज आप चैनल को, मतलब वीडियोस को देखते रहिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अपने जो फ्रेंड्स आपके नहीं देख रहे हैं वीडियोस, उनको बोलिए कि नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि नहीं अच्छा पढ़ाया जा रहा है और अच्छा हम लोग को मटेरियल मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बेटे बताएं, और आपकी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।